ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12 विषय एसपी के विभाग 2 का 7वां पाठ कंपनी का विसर्जन हम लोग आज पढ़ेंगे। कंपनी का विसर्जन का अर्थ क्या होता है और इसका क्या परिभाषा है, कंपनी को दिवालिया या विसर्जन में ले जाने का प्रकार कितने होते हैं, शैक्षिक विसर्जन होता है या सदस्यों द्वारा शैक्षिक विसर्जन या लेनदारों द्वारा जो होता है शैक्षिक विसर्जन, इन सभी के प्रकारों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कंपनी कानून द्वारा अस्तित्व में आई कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए वह कानून द्वारा सर्जन हुआ व्यक्ति कहलाती है। कंपनी का भौतिक अस्तित्व नहीं होने से यह कुदरती रीति से मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता है। कंपनी का रोज बरोज का प्रबंध कानून के अनुसार होता है और अंत में भी कानून के द्वारा ही इसका होता है। यदि कंपनी का विसर्जन करना हो तो पहले उसको दिवालिया या समापन की प्रक्रिया में ले जाना पड़ता है। जब कंपनी दिवालिया में हो तब कंपनी का अंत नहीं आता है, परंतु दिवाला की प्रक्रिया और कानूनी विधि पूर्ण होने के बाद ही कंपनी का विसर्जन होता है। यानी कि कंपनी को दिवालिया या समापन में ले जाना ही विसर्जन का मार्ग होता है। यानी कंपनी जब घाटे में चलने लगता है, दिवालिया घोषित होने को होता है, तो कंपनी का विसर्जन का शुरुआत हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी विसर्जन का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य अर्थ में कंपनी की समापन की प्रक्रिया पूर्ण होना अर्थात कंपनी का विसर्जन माना जाता है। विसर्जन अर्थात कंपनी के कानूनी व्यक्तित्व का अंत लाना। कंपनी का सर्जन और विसर्जन जो है वो कंपनी का जो विसर्जन है वो कंपनी कानूनी कार्रवाई के अनुसार होता है। कंपनी का जो समापन है या दिवालिया में हो तब उसका कानूनी व्यक्तित्व चालू रहता है। लिक्विडेटर यानी समापक कंपनी की संपत्तियों का विक्रय और लेन देन की वसूलात करके कंपनी के दायित्वों का भुगतान करने पर जो रकम बढ़े वो कंपनी के नियमन पत्र में बताए गए सदस्यों के हक के अनुसार बांटता है। इसके परिभाषा के बारे में प्रोफेसर LCB गोवर के अनुसार कंपनी को दिवाला में ले जाना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसका अस्तित्व का अंत लाया जाता है और उसकी संपत्तियों का प्रबंध कंपनी के लेनदारों और सदस्यों के हित के लिए किया जाता है। यानी कंपनी जब समापन के समय में आती है, विसर्जन की ओर जाती है, तो उसके संपत्ति का जो दिवाला निकाल करके बोली लगा करके पैसे इकट्ठे होते हैं, वो कंपनी के जो संपत्ति इकट्ठी हुई वो लेनदारों के और सदस्यों के हित के लिए बंटवारा उसका कर दिया जाता है। इस प्रकार कंपनी को दिवाला में ले जाने की एक प्रक्रिया है जो कि विसर्जन कहलाता है, जिसके द्वारा उसका कानूनी व्यक्तित्व का अंत आता है। कंपनी में विसर्जन के पूर्व की प्रक्रिया अर्थात कंपनी को दिवाला में ले जाने की प्रक्रिया होती है। कंपनी को दिवाला में या विसर्जन में ले जाने का कई प्रकार होता है, जिसमें यहाँ पर दिया है कंपनी को दिवाला या विसर्जन में ले जाने के प्रकार में न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा विसर्जन, दूसरा है शैक्षिक विसर्जन। शैक्षिक विसर्जन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सदस्यों द्वारा शैक्षिक विसर्जन होता है, दूसरा लेनदारों द्वारा शैक्षिक विसर्जन होता है। अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य विसर्जन। इसका अर्थ ट्रिब्यूनल द्वारा किए आदेश से कंपनी को दिवाला की प्रक्रिया में ले जाया जाए तब उसे ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य विसर्जन कहा जाता है। अदालत ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य विसर्जन के संयोग जो है अदालत ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य विसर्जन के संयोग। निम्नलिखित संयोगों में कंपनी को दिवाला में ले जाने के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसमें पहला है कंपनी ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो, विशेष ठहराव द्वारा, कंपनी की प्राथमिक सभा और रिपोर्ट या समामेलन का प्रमाण पत्र, सदस्य संख्या की कमी, और भी ढेर सारे पॉइंट हैं, हम आगे आपको बताते चलेंगे।
तो पहला है कंपनी ऋण चुकाने में असमर्थ हो। जब कंपनी का पर दायित्व या ऋण हो वह चुकाने में असमर्थ हो तो अदालत कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश दे सकती है। कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी यदि कंपनी का पर दायित्व न हो तो अदालत कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश नहीं करती है। कंपनी अपना दायित्व चुकाने में असमर्थ जब भी होती है तब अनिवार्य रूप से दिवाला के लिए आवेदन अदालत में होता है। इसके बाद दूसरा है विशेष ठहराव द्वारा। तो किसी भी कारण से कंपनी विशेष ठहराव पारित कर निश्चित करे कि अदालत द्वारा कंपनी को दिवाला में ले जाना चाहिए तो कंपनी को दिवाला में ले जाया जाता है। कंपनी के सदस्यों द्वारा भी सामान्य सभा में विशेष ठहराव पारित करने कंपनी को दिवाला में ले जा सकता है। कंपनी के सदस्यों द्वारा भी सामान्य सभा में विशेष ठहराव पारित करके कंपनी को दिवाला में ले जाया जा सकता है। कंपनी के संचालकों को विशेष ठहराव की नकल के साथ अदालत में आवेदन करने की सत्ता दी जाती है। यद्यपि अदालत को योग्य लगे तो ही कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश कर सकती है। यानी कंपनी जो है अगर उसको विसर्जन कंपनी का करना है तो कंपनी के सदस्यों की सामान्य सभा करके वो विशेष ठहराव पारित करती है और कंपनी को दिवाला में ले जाने के लिए आगे काम करती है, जिससे फिर अदालत अगर अदालत को योग्य लगता है उसके सारी बातें तो फिर उसको दिवाला में ले जाने का आदेश दे सकती है। तीसरा पॉइंट है कंपनी की प्राथमिक सभा और रिपोर्ट। कंपनी कानून के अनुसार कंपनी को वैधानिक प्राथमिक सभा बुलानी अनिवार्य है और प्राथमिक रिपोर्ट कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है। यदि कंपनी इस बाबत में गलती करे तो कंपनी रजिस्ट्रार अथवा अंशधारी अदालत में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन करने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। जिस तारीख को प्राथमिक सभा बुलानी हो उस अंतिम तारीख तक सभा न बुलाए तो सभा की तारीख से 14 दिन बाद कंपनी के अंशधारी और अन्य अंशदाता कंपनी के दिवाला के लिए अदालत के में आवेदन कर सकते हैं। यानी सभा जो है वो 14 दिन के अंदर में नहीं किया गया तो वहाँ उसके अंशधारी और अन्य अंशदाता जो भी हैं वो कंपनी के लिए दिवाला का नोटिस दे सकते हैं। समामेलन का प्रमाण पत्र। कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद 1 वर्ष में धंधा प्रारंभ नहीं करे अथवा बंद रखे तो ट्रिब्यूनल इस संबंध के कारणों की जांच करके कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश कर सकती है। धंधा प्रारंभ नहीं करने के पीछे अथवा धंधा बंद रखने का योग्य कारण बताने पर अदालत दिवाला का आदेश नहीं करेगी। जैसे अगर योग्य कारण लगा अगर अदालत को तो वो दिवाला का भी आदेश नहीं कर सकती है। उसका योग्य कारण में आता है यदि कंपनी ने भारत में और विदेश में धंधा करने के संबंध में स्पष्टता आवेदन पत्र में बताई हो और कंपनी विदेश में धंधा करती है और भारत में धंधा बंद हो तो कंपनी को दिवाला में नहीं ले जाया जा सकता है। कंपनी भविष्य में धंधा प्रारंभ करेगी ऐसी स्पष्ट संभावना हो तो दिवाला का आदेश नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है सदस्य संख्या में कमी। सार्वजनिक कंपनी में सदस्य संख्या 7 से कम और निजी कंपनी में 2 से कम हो तो कंपनी को दिवाला में ले जाया जा सकता है। यानी सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए और निजी कंपनी में कम से कम 2 की होनी चाहिए। अगर इतनी संख्या नहीं है तो कंपनी को दिवाला में ले जाया जा सकता है। सामान्य रूप से कंपनी के सदस्य ही कंपनी को दिवाला में ले जाते हैं। सदस्य संख्या में कमी के बावजूद यदि कंपनी 6 मास तक अपना धंधा चालू रखे तो इसकी जानकारी जिन सदस्यों को हो उन प्रत्येक सदस्य को कंपनी के भविष्य के सभी दायित्वों के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार माना जाता है। भारत का सार्वभौमित्व और अखंडितता। भारत के सार्वभौमित्व और अखंडितता के हित विरुद्ध में कोई कार्य किया हो अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य किया हो अथवा विदेशी राज्यों के पास मैत्रीपूर्ण संबंधों के विपरीत कार्य किया हो तो ट्रिब्यूनल कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश दे सकता है। योग्य और न्यायीकरण। योग्य और न्यायी कारणों के आधार पर कंपनी को दिवाला में ले जाने के लिए अदालत के पास विशाल सत्ताएं हैं। निम्नलिखित कारणों के आधार पर ट्रिब्यूनल कंपनी को दिवाला में ले जाने का आदेश कर सकती है, जिसमें पहला है कंपनी में गतिरोध होने के कारण कंपनी का प्रबंध करना असंभव हो। तब कंपनी अपने मुख्य उद्देश्य किसी कारण से खो देती है।
कंपनी प्रतिवर्ष लगातार हानि कर रही हो, या कंपनी की रचना और समय व्यवहार कपट या छलमय हेतु द्वारा हुआ हो तब, कंपनी में लघुमतों सदस्यों के प्रति जुल्म होता हो तब। इसके बाद है स्वैच्छिक विसर्जन। कंपनी तथा उसके लेनदार जो है वो या सदस्य अदालत में जाने के अलावा स्वैच्छिक रूप से भी कंपनी को दिवाला में ले जाने का निश्चय कर सकते हैं। स्वैच्छिक दिवाला में कंपनी और उनके लेनदार तथा कंपनी और उनके सदस्य आपस में एक दूसरे के हक निश्चित करते हैं। कंपनी के सदस्य और लेनदार अदालत के हस्तक्षेप के बिना कंपनी को दिवाला में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वैच्छिक विसर्जन या दिवाला समापन कहलाता है। कंपनी की अब ये स्वैच्छिक समापन या विसर्जन के संयोग। कंपनी की मुद्दत। कंपनी के नियमन पत्र में कंपनी की स्थापना निश्चित मुद्दत के लिए की गई है, ऐसा बताया गया हो तो मुद्दत पूर्ण होने पर, यानी जितने समय के लिए नियमन पत्र में लिखा गया है कि इस कंपनी का उद्देश्य इतने समय तक पूरा हो जाएगा, तब तक के लिए अगर उसका समय पूरा हो जाता है तो सामान्य सभा में सामान्य ठहराव पारित करके कंपनी को समापन या दिवाला में ले जा सकते हैं। दूसरा है घटना या बनाव। अमुक घटना बनने पर कंपनी का विसर्जन किया जाएगा, ऐसी कंपनी के नियमन पत्र में बताया गया हो तो वह घटना बनने पर कंपनी की सामान्य सभा में समापन में ले जाने का सामान्य ठहराव पारित किया जाता है। उसके बाद आता है विशेष ठहराव। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और लेनदारों को रकम चुकाने में सक्षम हो तो भी सामान्य सभा में विशेष ठहराव पारित कर कंपनी को समापन में ले जाया जा सकता है। इसके बाद आता है सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन, जिसका अर्थ है कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और सदस्य जो है वो स्वेच्छापूर्वक कंपनी के लेनदारों को बताए बिना कंपनी को समापन में ले जाने का ठहराव पारित करें, तब सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन कहा जाता है। इस संबंध में कंपनी के संचालकों को सामान्य सभा में शोधन क्षमता या सुदृढ़ता की घोषणा करनी पड़ती है। इसके बाद सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन की विधि क्या होती है, जिसमें पहला आता है शोधन क्षमता की घोषणा। कंपनी को समापन में ले जाने के लिए सदस्यों द्वारा दरखास्त पेश हो तब संचालक शोधन क्षमता सुदृढ़ता की घोषणा तैयार कर कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन करानी पड़ती है। कंपनी में बहुमति रखने वाले संचालक को सौगंधनामा पर सुदृढ़ता की घोषणा करनी पड़ती है। यदि संचालक कानून के अनुसार शोधन क्षमता की घोषणा तैयार नहीं की हो तो कंपनी को समापन में ले जाने का काम जो भी है वो रद्द हो जाता है। इसके बाद है ठहराव। कंपनी के संचालक सदस्यों को सामान्य सभा बुलाते हैं। सभा में कंपनी को समापन में ले जाने का ठहराव पारित किया जाता है। इसके बाद आता है ठहराव की घोषणा। कंपनी को समापन में ले जाने का ठहराव होने के बाद 14 दिन में कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस जिस जिला में आई हो उस जिला में वर्तमान पत्र में इश्तेहार देना पड़ता है। इसके अलावा ऑफिशियल गजट में भी इश्तेहार देना पड़ता है कि इस कंपनी का विसर्जन होने जा रहा है। समापन की नियुक्ति। कंपनी के समापन की समग्र प्रक्रिया के लिए समापक जो है वो उसकी नियुक्ति की जाती है, जो कंपनी की आर्थिक प्रक्रिया का प्रबंध करता है, यानी किसका कितना हक बनता है इसके संपत्ति पर वो अपना पता कर लेता है। सत्ता का अंत। कंपनी में समापन की नियुक्ति होने पर प्रबंधकीय संचालक, संचालक मंडल, मैनेजर आदि की सत्ता का अंत आता है। इसके बाद है रजिस्ट्रार को सूचना। कंपनी में समापक की नियुक्ति के संबंध में नियत समय में कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस द्वारा जानकारी दिया जाता है। आयकर अधिकारी को सूचना देना। कंपनी समापक की नियुक्ति की सूचना आयकर अधिकारी को उसकी नियुक्ति की तारीख के 30 दिन में करना होता है। इसके बाद है 8वां समापक की पुनः नियुक्ति। यदि नियुक्ति किए समापक की आकस्मिक संयोगों की जगह खाली पड़े तो उसकी जगह पर अन्य व्यक्ति को समापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। पहले के और नए समापक की जानकारी कंपनी रजिस्ट्रार को करनी पड़ती है। उसके बाद अगला है संपत्तियों का विक्रय। कंपनी को समापन में ले जाने की प्रक्रिया में समापक को मिली सत्ता के आधार पर कंपनी की संपत्तियां जो हैं वो प्राप्त कर विक्रय कर सकते हैं। सदस्यों की सामान्य सभा। यदि समापन की प्रक्रिया 1 वर्ष से अधिक समय के लिए चालू रहे तो समापक प्रति वर्ष के अंत में सदस्यों की सामान्य सभा बुलाता है। इसके बाद आता है विसर्जन।
समापक या लिक्विडेटर जो है वो सदस्यों की सभा बुलाकर समापन या दिवाला जो है वो उसकी प्रक्रिया की रिपोर्ट का हिसाब पेश करता है। सभा की रिपोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास को भेजा जाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो रिपोर्ट के आधार पर अपना मत ट्रिब्यूनल को बताता है और उसके बाद जो है वो ट्रिब्यूनल योग्य निर्णय लेकर कंपनी के विसर्जन का आदेश देता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन। इसका अर्थ होता है कंपनी अपने सभी दायित्व चुकाने में असमर्थ हो और दिवालिया की परिस्थिति में हो, अर्थात कि संचालक द्वारा शोधन क्षमता की घोषणा नहीं की जाए, तब लेनदार कंपनी को दिवाला या समापन में ले जाना निश्चित करते हैं, जिसे लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं। लेनदार द्वारा स्वैच्छिक विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है, विधि, वो किस प्रकार होती है। उसमें पहला पॉइंट आता है सदस्यों और लेनदारों की सभा बुलाई जाती है। कंपनी को स्वैच्छिक समापन संबंधी दरखास्त रखी जाए, तब कंपनी सदस्यों को तथा लेनदारों को एक साथ ही सभा की नोटिस भेजती है। उसके बाद आता है अगला अध्यक्ष की नियुक्ति। लेनदारों की सभा में कंपनी के समापन संबंधी ठहराव पारित करने के लिए कंपनी के संचालकों में से एक संचालक की सभापति या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आता है ठहराव। लेनदारों की सभा में कंपनी को समापन में ले जाने संबंधित ठहराव पारित किया जाता है। रजिस्ट्रार को सूचित करना। लेनदारों की सभा में पारित ठहराव की एक नकल के द्वारा नियत समय में रजिस्ट्रार को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है। समापक की नियुक्ति। कंपनी के सदस्य और लेनदारों अपनी सभा में समापक की नियुक्ति कर सकते हैं। यद्यपि लेनदार द्वारा नियुक्त किया व्यक्ति कंपनी के समापन की प्रक्रिया का कार्य करेगा। लेनदारों ने समापक की नियुक्ति नहीं की हो तो सदस्यों ने जिस व्यक्ति की नियुक्ति की हो वह समापक के रूप में ही कार्य कर सकता है। अब अगला है समापक की पारिश्रमिक, यानी कि समापक का जो है वो पारिश्रमिक लेनदारों की सभा में जांच समिति द्वारा और अदालत द्वारा निश्चित किया जाता है। जांच समिति जो है वो क्या है, समापक की कार्रवाई का पर देख रेख करने के लिए लेनदार अपनी सभा में जांच समिति नियुक्त करते हैं। सत्ता का अंत। कंपनी में समापक की नियुक्ति के बाद कंपनी के प्रबंध संचालक, मैनेजर एवं संचालक मंडल की सत्ता का अंत आ जाता है। इसके बाद समापक की पुनः नियुक्ति। यदि नियुक्त किए समापक की आकस्मिक संयोगों में जगह खाली पड़ जाए तो अन्य व्यक्ति को समापक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस संबंध की जानकारी कंपनी के रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। इसके बाद है लेनदारों की सभा। यदि समापक की प्रक्रिया 1 वर्ष से अधिक समय के लिए चालू रहती है तो प्रतिवर्ष के अंत में समापक को लेनदारों की सभा बुलानी पड़ती है। इसके बाद आता है विसर्जन। समापक लेनदारों की अंतिम सभा बुलाकर समापन की प्रक्रिया की संपूर्ण रिपोर्ट और माहिती देगा। सभा से संबंधित विज्ञापन वर्तमान पत्र में तथा ऑफिशियल गजेट में देगा। सभा की रिपोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजी जाती है। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल को देगा और ट्रिब्यूनल जो है इस रिपोर्ट की तारीख से कंपनी का विसर्जन का आदेश देगा। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारा आज का ये कंपनी का विसर्जन का चैप्टर समाप्त होता है।